एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। और आखिरकार मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूँ पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ। लेट्स स्टार्ट विद मी। अब एक नया हम सीरीज शुरू किए हैं जो बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार रहता है इस सीरीज़ का। और ये सीरीज़ एक रेडीमेड सीरीज़ है। आप कह सकते हैं कि ये एक उतना डीप तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स पे हम चर्चा करने वाले हैं, जिस सीरीज़ का हमने नाम रखा है गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आज का ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। और आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स की चर्चा किया है बच्चों। एक एक करके ये डे वाइज बहुत सारे सीरीज़ आने वाले हैं। काफ़ी दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए ये सीरीज़ मैंने शुरू नहीं किया, बट अब काफ़ी टाइम को मैनेज करने के बाद मैंने एक बार फिर से इस बेहतरीन सीरीज़ का शुरुआत कर दिया हूँ। और बेसब्री से इस सीरीज़ का लोगों को इंतज़ार भी रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसी को एक और नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स यू कैन से। कि ये इंग्लिश ग्रामर में तो रूल्स हज़ारों होते हैं, 2000, 4000, 5000 रूल्स हैं, बट उसी में से जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले जो रूल्स हैं उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में 1 से लेकर के 5 तक के रूल्स को हम डिस्कस करेंगे, और फिर नए नए वीडियोस में और सारे रूल्स आते जाएंगे। पहला रूल कहता है कि टू एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बच्चों, यदि आप वर्ब फॉर्म नहीं याद किए हैं तो प्लीज़ जाइए और वर्ब फॉर्म पहले याद करके आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, अधिकांशतः, हमेशा नहीं, कुछ और सिचुएशन में बताऊंगा कि टू के बाद एक प्रीपोजिशन के तौर से हम V4 भी लगा सकते हैं, बट ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सब टू के बाद V1 लगाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एग्जाम्पल्स हमने दे रखा है, इसमें हमने दो एग्जाम्पल्स में हमने एरर फाइंड करने के लिए दिया है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 5 है बच्चों। तो आइए फटाक से हम इस रूल्स को फॉलो करते हुए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ एक अच्छा जॉब पाने के लिए। बच्चों, हमने क्या बोला, टू के बाद V1 लगाते हैं। और आपको वर्ब फॉर्म नहीं याद है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कीजिए और पहले जाइए आप वर्ब फॉर्म याद करके आइए, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो टू के बाद हमें V1 लगाना है और गॉट V2 होता है, इसलिए गॉट नहीं, क्या होगा, गेट इज द राइट आंसर। टू के बाद V1 और गेट हमारा V1 होता है। इसलिए इसको कहते हैं एरर पहचानो, गलती पहचानो और उसका करेक्शन भी करो, यानी सही करो। दूसरा रूल में कहता है, दूसरा एग्जांपल में, सॉरी, कि डू यू वांट टू डैश आउट टुडे, और टू के बाद यहाँ वर्ब डालना है गो, और गो का V1 भी होता है गो, इसलिए टू के बाद हम V1 लगा देंगे। इसका सही आंसर बन जाएगा डू यू वांट टू गो आउट टुडे। सी वेंट टू लंदन टू डैश लॉ, वो लंदन गई थी लॉ की पढ़ाई करने के लिए। बच्चों, टू के बाद V1 लगता है और स्टडी का V1 स्टडी ही होता है। बहुत ईजिली ये चीज़ें बन रही है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यदि वर्ब फॉर्म नहीं याद है तो प्लीज़ अभी वर्ब फॉर्म याद करिए, फिर इस चीज़ को बनाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, पुलिस को फ़ोन करने के लिए टू के बाद V1 लगाएंगे और रिंग का V1 रिंग ही होता है। और ये क्वेश्चन सीधे बन गया। कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन रहा है। आइए इसमें हम लोग एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये एरर ढूंढते हुए मैंने क्या देखा कि दे डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू स्टे एट होम, घर पे ही रहने का। और ये बिल्कुल गलत हो गया और क्लीन बोल्ड हो गया। यहाँ पे टू के बाद क्या लगना चाहिए, V1, यानी कि स्टेड नहीं होगा, स्टेड तो V2 होता है। बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको वर्ब फॉर्म याद होना चाहिए ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्टे होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। अभी मैं दूसरा रूल लेकर के आता हूँ। टू के बाद V1 यानी स्टे हमारा V1 होता है, इसलिए स्टे होगा। और ऐसे ऐसे काफ़ी सारे प्रैक्टिस आप घर में भी कर सकते हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बच्चों। आई एम लर्निंग इंग्लिश टू गेट अ बेटर जॉब, गेट यहाँ V1 है। टू के बाद गो यहाँ V1 है। टू के बाद स्टडी यहाँ V1 है। टू के बाद रिंग यहाँ V1 होगा। और टू के बाद स्टेड नहीं बल्कि स्टे होगा, जो कि स्टेड V2 है, इसलिए टू के बाद V1 यानी स्टे होगा। और उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है।
तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं दूसरे रूल्स पे आता हूं। तो बच्चों लेकर के आ गया हूं मैं रूल नंबर 2, गोल्डन रूल नंबर 2। और इस रूल को आप ध्यान से देखिए। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 लगाते हैं। प्रीपोजिशन याद होना चाहिए आपको। जैसे इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं, एट यहाँ एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पे बाई एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ऑफ एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पे इन एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पे फॉर एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पे फॉर एक प्रीपोजिशन, यहाँ पे ऑफ एक प्रीपोजिशन है। और आप सबको जैसा कि पता है कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, और फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगाना। यानी आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वह वर्ब का फोर्थ फॉर्म में चौथा रूप बन जाता है। तो जहाँ जहाँ आप प्रीपोजिशन देख रहे हैं वहाँ पे आप आंख मूंद करके V4 लगा दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आंख खोल कर रखिएगा क्योंकि लिखना भी है। सी इज गुड एट स्पीक इंग्लिश। यहाँ स्पीक वर्ब डालिए तो स्पीक एट एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद V4 आएगा, इसलिए यहाँ स्पीक का V4 हो जाएगा स्पीकिंग, और ये हो जाएगा राइट आंसर। आपने भी उम्मीद है सही बनाया होगा। एंड यहाँ पे हो गया वो इंग्लिश बोलने में अच्छी है। ही सी इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाई डैश द इंटरनेट। और यहाँ बच्चों बाई एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद V4 लगता है, इसलिए यूज का V4 हो जाएगा यूजिंग, और ये हो जाएगा आपको राइट आंसर। आपको बस पहचानना क्या है, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टू एक प्रीपोजिशन है जिसको हम इसके पहले वीडियो में बताए, और टू यदि एक वहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है जिसमें टू के बाद हम V1 लगाते हैं। बच्चों उसकी भी एक कहानी बताएंगे कि आखिर टू के बाद हम V1 लगाते हैं और कहीं कहीं पे टू के बाद V4 लगाते हैं, लेकिन उसकी जो बहुत ऐसे कम सिचुएशन है जहाँ टू के बाद V4 लगते हैं, वो अलग से मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मामला है कि प्रीपोजिशन के बाद V4 लगाते हैं, यहाँ पे ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन है तो हियर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ हियरिंग। और बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए। इसका मैं दूसरा का मतलब समझा देता हूँ। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय यूजिंग द इंटरनेट, यानी इंटरनेट का यूज़ करके आप इंग्लिश को सुधार सकते हैं। अगला जो है, आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग एक्सक्यूजेज। मैं माफ़ी सुन सुन करके थक चुका हूँ। इसलिए बच्चों यहाँ ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, और यहाँ पे हियर का फोर्थ फॉर्म हो गया हियरिंग। आर यू इंटरेस्टेड इन डैश इंग्लिश। बच्चों इन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद V4 रहेगा और स्टडी का V4 हो जाएगा स्टडीइंग। यानी कि आप आर यू इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश स्टडी करने में इंटरेस्टेड हो, तो इन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लगा देंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, स्टडी को हो जाएगा स्टडीइंग। थैंक्स फॉर, हाँ अब यहाँ पे एरर पहचानना है। एरर का मतलब होता है गलती। तो बच्चों यहाँ पे गैव गलत हो गया क्योंकि फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद V4 आएगा, इसलिए गैव गलत हो गया। इसके लिए सही आंसर है गिविंग। ऑलराइट, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या लगने वाला है, V4, तो हम V4 लगा दिए गिविंग। ये गलत हो गया, ये सही हो गया, है ना, ध्यान दे दीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। ही वॉज पनिश्ड फॉर कम लेट, फिर से यहाँ गलत हो गया बच्चों। फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम V1 नहीं लगा सकते, कम गलत है, यहाँ पे ING लग जाएगा कमिंग। इसलिए ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन आपको पहले आना चाहिए। ये बच्चों ये गोल्डन रूल उसी को आ सकता है जिसको थोड़ी बहुत पहले से कुछ जानकारी है बेसिक चीज़ों की। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेज क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे ऑफ एक प्रीपोजिशन आया है इसलिए यहाँ प्लेज नहीं होगा, यहाँ पे प्लेज के बदले यहाँ प्लेइंग होगा, क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी प्लेइंग होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आप सीख रहे हैं। बच्चों ये हो गया कम हो गया गलत, ये हो गया सही, ये प्लेस हो गया गलत और ये हो गया आपका सही। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप नोट कर रहे होंगे और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम अभी तुरंत रूल नंबर 3 लेकर आते हैं। तो बच्चों हम लेकर आ गए हैं रूल नंबर 3, जो कि गोल्डन रूल का रूल नंबर 3 है। आप ध्यान से देखिए, डू हो या डज हो या डिड,
बच्चों इनके बाद जो भी वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, यानी कि आपको ध्यान रखना है यहाँ डिड आया तो यहाँ जो वर्ब आएगा, यानी कहीं भी इसके आसपास में, चूँकि यह स्ट्रक्चर है बच्चों, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऐसे आता है। तो आपको यहाँ डू डज डिड कोई भी आएगा, इसके बाद आपको V1 ही लगाना है, यानी गो का V1 गो होता है। वाई डज सी ऑलवेज वीप्स, अब बताइए बच्चों, डज आ गया ना, डज आ गया तो फिर यहाँ वीप्स नहीं होगा ना, वीप्स तो गलत हो गया, वीप्स क्या हो गया गलत, और यहाँ सही क्या होगा V1 यानी वीप होगा बच्चों। तो अब ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। वाई डू यू टोल्ड लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, टोल्ड गलत है बच्चों, टोल्ड जो है V2 है, इसका V1 होगा टेल, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जिसको वर्ब फॉर्म नहीं याद है प्लीज़ उसके लिए वीडियो जो है आपको हेल्पफुल नहीं होने वाला है। डू यू डैश मी, अब बच्चों डू डज डिड कोई भी आए, जैसे देखो यहाँ डज आया तो V1 लगा दिए हमने, वीप्स की जगह वीप कर दिया, डिड आया तो हमने वहाँ पे गो कर दिया, चूँकि गो का V1 गो होता है, या फिर यहाँ डू आ गया तो हम क्या करेंगे, नो का V1 नो कर देंगे। तो भाई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। डज आया तो डज के बाद यहाँ लिविंग कैसे आएगा भाई, लिविंग तो V4 है, इसकी जगह पे क्या सही होगा, लीव सही होगा, लिविंग गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी सही है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम रूल नंबर 4 लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों लेकर आ गया हूँ मैं चौथा रूल, और चौथा रूल कहता है कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मॉडल वर्ब जिसको नहीं पता है वो यहाँ 13 मॉडल्स लिखे हुए हैं, आप इसे जान लीजिए और इसको आज से मॉडल कहना शुरू कर दीजिए यदि आप नहीं जानते हैं तो ये 13 मॉडल वर्ब हैं, और ये मॉडल वर्ब जो होते हैं वो एक हेल्पिंग वर्ब का रूप है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हमने रूल लिख दिया है कि मॉडल्स के बाद V1 लगाते हैं। और मॉडल्स जिसको नहीं पता वो इन 13 मॉडल्स को याद कर लीजिए, और इन्हों को हम सभी को मॉडल्स कहते हैं। जैसे यहाँ कैन आया तो कैन एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल हमेशा V1 लेता है बच्चों, इसलिए यहाँ पे हम स्पीक का V1 लगाएंगे तो स्पीक ही रह जाएगा, क्योंकि स्पीक तो V1 है। अब यहाँ दूसरे जो हमारे सेंटेंस हैं, और इसमें क्या करना है, आपको एरर पहचानना है, उम्मीद है कि आप पहचान रहे होंगे। आप जो है देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मे जो है एक मॉडल है, और इट, जैसे मैं यहाँ पे लिखा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो बच्चों यहाँ मे तो एक मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे रेनिंग गलत हो जाएगा, यहाँ पे रेनिंग की जगह क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा रेन, और रेन यहाँ राइट आंसर होगा। उसके बाद आई थिंक ही विल स्टडीड हार्डर, नहीं बच्चों विल एक मॉडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने विल लिखा है, और विल जब मॉडल है तो यहाँ स्टडीड नहीं होगा, तो स्टडीड नहीं होगा तो क्या होगा, तो स्टडी होगा, और क्या होगा, चूँकि V1 ही तो लगाते हैं, बार बार तो यही बोल रहा हूँ मैं आपको। यू मे विनिंग द मैच, बच्चों ये कहाँ से सही है, मे जो है क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, सॉरी मे क्या है, एक मॉडल वर्ब है। अब देखिए ना, मे क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब में हम हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए विनिंग नहीं लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, यहाँ विन लगेगा। एंजॉय कीजिए ना इस चीज़ों को, जान लीजिए ना, नोट कर लीजिए ना क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को आप नोट करेंगे तो आपको बहुत सारा लंबा सीरीज होने वाला है, ये लगभग 200-250 रूल तक जाएगा। अब कहें कि सर ये गोल्डन रूल फिर कैसे हुआ, हाँ तो बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स का कमी है कोई, लेकिन इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे ना, ये ज़िंदगी भर रूल्स ही पढ़ते रहेंगे। 200 रूल है तो आपको 10, 15, 20 वीडियो, 30 वीडियो में अपना कंटिन्यू करके ख़त्म कर दिया जाएगा इसको। तो देखिए किसी किसी वीडियो में 10-12 भी जो है कि रूल आ जाएंगे, छोटे छोटे यदि हमारे रूल्स रहेगा तो। ही शुड आ गया, शुड आ गया तो शुड क्या है, मॉडल से आप देख सकते हैं ना, सेल का शुड है तो भाई मॉडल हो गया, तो मॉडल तो V1 लेगा ना, और V1 लेगा तो क्या होगा, गो का V1 गो हो जाएगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम रूल नंबर 5 में आएंगे, वीडियो खत्म होगा, आप इंजॉय कीजिए इसी को। तो बच्चों ये है आपका 5वां रूल, जो इस वीडियो का आखिरी रूल होगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप 6 to 10 लेकर आएंगे, फिर इसी तरह से 5-5 करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रीपोजिशन याद आ रहा है ना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस ही आता है जब भी आना है तो,
यानी प्रीपोजिशन के आप बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। आप इसी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं बच्चों। तो जहाँ भी प्रीपोजिशन देखिए आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। आपको मैं बता दिया, देखिए ये है सब्जेक्ट पार्ट और ये है ऑब्जेक्ट पार्ट। यदि आई का हम देखें तो ये सब्जेक्ट होता है और मी इसका ऑब्जेक्ट होता है। वी का हम देखें तो सब्जेक्ट, अस हो गया ऑब्जेक्ट, ही हो गया सब्जेक्ट, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इस तरीके से हम जब भी प्रीपोजिशन देखना है, पहले जैसे अबाउट आ गया तो ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो यहाँ मी सही हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से है सी सीड्स विथ हिम और ही, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इसलिए ही नहीं हिम आएगा बच्चों। प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाना है, ये हमारा रूल है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। ये बहुत अच्छा वाला रूल है, इसको एकदम हमेशा नोट कर लेना है। तो विथ आ गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस यानी हिम। इसी तरह से लाफ्ड आ गया, सॉरी एट आ गया आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो वी होता है सब्जेक्ट, इसका अस हो जाएगा। उसी तरह से बिटवीन आ गया क्या आपका प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है, अब देखिए यहाँ पे आई लगेगा या मी लगेगा, आप खुद तय कीजिए। यू का तो यू ही रह जाता है बच्चों, यू का इसमें नहीं लिखा हूँ बट देख लीजिए, यू सब्जेक्ट होता है और यू ऑब्जेक्ट भी हो जाता है, यानी कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू का वही रहता है, ठीक है ना, इसमें बदलता नहीं बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में देखें तो यू का यू रह जाता है और फिर ऑब्जेक्ट में यू, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू का सेम रहता है। तो बच्चों यहाँ तो आ गया बिटवीन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया यू, क्योंकि यू तो ऑब्जेक्ट में भी होता है। लेकिन आई और मी में आपको चुनना होगा, तो कौन सा चुनेंगे, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। अब देखो ना यहाँ बिटवीन आ गया, तो यू यदि आपका ऑब्जेक्ट है तो एंड से जुड़ा है तो मी भी ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन क्या करता है, सेम तरह की चीज़ों को जोड़ता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ मी को भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन बिटवीन आ गया। और यदि प्रीपोजिशन के बाद लगाना है कोई हमें प्रोनाउन, तो इस तरह से देखा जाता है कि इसका ऑब्जेक्टिव केस ही हमें लगाना है। तो यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और आई और मी में सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमने ऑब्लिक दे दिया कि भाई आई और मी में क्या आएगा, जाहिर सी बात है आई जो है सब्जेक्टिव केस है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो बिटवीन है जो प्रीपोजिशन है, और बिटवीन प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, मी आ गया जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसलिए आई और मी में चुनना है तो मी को चुनेंगे, क्यों, क्योंकि मी क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाते हैं ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं बच्चों, इसलिए मी होगा वहाँ पे। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।